सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो जो एचएन में अगला जो पार्ट है, ठीक है, तो वो है हमने देखा स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड। ठीक है, इससे पहले हमने एनर्जी बैलेंस जो है, ठीक है, सो वो हमने देखा था। एनर्जी बैलेंस, राइट। के बाद में अरे कहाँ पे गया, ओके, सो एनर्जी बैलेंस हमने देखा था, राइट। तो उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने देखे थे, ठीक है। सो तो वहां पे जो है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, तो ये हमने जो है बाद में देखना है, ठीक है, थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले एसडीए एंड थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो होता है, जो हमने देखा है वही होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सो वो और यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमको देखना है। सो एसडीए, सो मुझे कंटेक्स्ट में समझ में नहीं आया कि इस कंटेक्स्ट में बोला है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हम ले लेंगे एक बार, ठीक है, वो भी फॉर्म्स में बता दूंगी एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है, ठीक है, तो वो। और उससे पहले ये देख लेते हैं अभी आज स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड। सो जनरली जो साइंटिस्ट रबर थे, ठीक है, डॉक्टर रबर, so they observed that carbohydrate, fats and proteins fed to a fasting dog, right। so जो है उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स जो है उसके सोर्सेस जो है एक डॉग को जो है वो दिए, ठीक है, जो फास्टिंग डॉग था, ठीक है, तो उसको पहले फास्टिंग पे रखा और उसके बाद में कुछ सोर्सेस उन्होंने दिए, है। तो उन्होंने देखा कि जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो है, ठीक है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जो है वहां पे जो बेसल लेवल्स है, ठीक है, तो वो वैरी हो रहे हैं उस डॉग में, ठीक है। जैसे अगर उन्होंने देखा कि फास्टिंग में जो है 400 किलो कैलोरीज लग रही है, ठीक है, तो जब उन्होंने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसके ऊपर वो दिया खाने के लिए, राइट, तो उन्होंने देखा कि 425 किलो कैलोरीज जो है, ठीक है, तो वो 100 ग्राम से मिल रही है। उसके बाद में 44.4 ग्राम फैट जो है उससे 416 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस हो रही है, और 100 ग्राम प्रोटीन में से 520 किलो कैलोरीज जो है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी हीट प्रोड्यूस हो रही है, राइट। सो ये जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सो ये जनरली ऑक्सीडेशन जो होता है टिश्यू का, ठीक है, सो उसके थ्रू वहां पे हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने देखा कि एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी के सोर्सेस या फिर एक्स्ट्रा इनटेक जो है वो जब उन्होंने दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं, सॉरी, इतना कम अमाउंट में फास्टिंग में होने के बाद में जब उन्होंने इतनी कैलोरीज जो है वो कम की, राइट, तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो बॉडी है एनिमल की, ठीक है, तो वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू जो है, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा हीट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है तो ऑब्वियस है टिश्यू जो है उसमें ऑक्सीडेशन वहां पे होगा, जो भी टिश्यू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, राइट, उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, ठीक है, तो बॉडी क्या होगी, अपने आप जो है निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाएगी, राइट। सो ये जो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का या फिर प्रोटीन का, राइट, तो इसको एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो है हम बोल सकते हैं कि जनरली फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है, ठीक है, इसके थ्रू ही एनर्जी मेटाबॉलिज्म ये प्रोसेस होती है,
राइट। तो ये प्रोसेस जो है, ये स्टिमुलेटिंग इफेक्ट जो है, राइट, तो उसको स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन जो है वो कहा जाता है, राइट, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। सो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द प्रोटीन्स is the highest, about 30%, while that of carbohydrate and fats are only 6% and 4% respectively. So the SDA of mixed diet containing 62.5 carbohydrates, 10 gram fat, 10 gram protein is about 8%, right? So a considerable amount of work has been carried out by Lusk, Dr. Lusk and several other workers on the causes of the high SDA of proteins. So two main factors responsible for the high SDA of proteins are the energy required for deamination of amino acids, which again is derived by the oxidation of other metabolic, and the energy required for the synthesis of urea, which is obtained by the oxidation of other metabolites present in the tissues. नहीं, सो वहां पे एनर्जी जो है, ठीक है, वो टिश्यूज के थ्रू मिल रही है, यानी प्रोटीन का जो सोर्स है या फिर जो प्रोटीन से जो बना हुआ है मसल्स, राइट, तो उनके जो भी टिश्यूज होंगे, राइट, तो वो वहां पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, राइट, और जो अदर जो मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, तो वो ब्लड में जो है एब्जॉर्ब हो रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियस है ब्लड में उसका लेवल बढ़ेगा, और जो हम मास कह रहे हैं, मसल मास कह रहे हैं, ठीक है, तो वो वास्टिंग में कल चली जाएगी, राइट। यानी अगर एनर्जी के लिए बॉडी जो है मसल के ऊपर डिपेंड रह रही है, यानी ऑब्वियस है जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो कम हो रहा है उसका, राइट। तो यहाँ पे वही बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है, ठीक है, अगर 100 ग्राम अगर वहां पे दे रहे हैं, उसमें से इतनी एनर्जी मिल रही है, तो उस उतना ही जो है 100 ग्राम अगर प्रोटीन दे रहे हैं, उसमें से 520 किलो कैलोरी मिल रही है, राइट। तो वही है कि एक्स्ट्रा हीट जो है वहां पे प्रोड्यूस होते हुए दिखाई दे रही है, कि नीड तो जो है फास्टिंग जो है उस कंडीशन में, ठीक है, नीड तो उतनी 400 किलो कैलोरीज की थी, पर उन्होंने जो एक्स्ट्रा फीड वहां पे करवाया, राइट, तो फास्टिंग कंडीशन में क्या हुआ, जनरली जो मेटाबॉलिज्म अल्टर होने की वजह से जो है, ठीक है, बॉडी जो है निगेटिव बैलेंस में चली गई, यानी फास्टिंग की कंडीशन वहां पे जो है दिखाई दे, यानी स्टिमुलेटिंग एक इफेक्ट वहां पे स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन जो होता है फूड का, ठीक है, तो वो वहां पे दिखा, तो वही है कि स्टिमुलेटिंग जो इफेक्ट है उसको स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन जो है फूड का वो कहा जाता है, राइट। सो तो जो दो मेन फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के हाई जो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन के लिए, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स, जो एनर्जी है, ठीक है, जनरली जो भी डीएमिनेशन रिएक्शन के लिए लगेगी अमीनो एसिड्स के, ठीक है, तो वो फिर से डिराइव होगी, ठीक है, थ्रू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, जो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जो भी अदर मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, उनके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से जो एनर्जी जो है वो वहां पे यानी हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस होने लगेगी, राइट। वहां पे टिश्यूज का ऑक्सीडेशन होगा, टिश्यूज के अंदर का कंपोनेंट्स का जो है ऑक्सीडेशन होगा, और वहां से जो है एनर्जी मिलने लगेगी, यानी टिश्यू वहां पे रप्चर हो रहा है ना, ठीक है, टिश्यू के जो भी कंपोनेंट्स है वो कम हो रहे धीरे धीरे, ठीक है, तो मसल जो है मास जो है वहां पे कम होगा, राइट, तो फिर बॉडी जो है निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस कब होता है, जो फूड का इफेक्ट जो है, ठीक है, वो ज्यादा होता है, ना एनर्जी जो है हमारे बॉडी के हिसाब से कभी ज्यादा हो जाती है एनर्जी रिक्वायरमेंट, बॉडी हम जो है वेट गेन करने लगती है तब, राइट। सो उस कंडीशन में जनरली वेट गेन जब करते हैं तो ओबेस कंडीशन हम देखते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस होता है, और मसल वास्टिंग की कंडीशन जब होती है, ठीक है, तो निगेटिव एनर्जी बैलेंस जो है वो होता है, नहीं, और जो मेटाबोलाइट्स है तो वो ब्लड में एंटर करने लगते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होने लगता है। तो यानी यहाँ पे वही बताया गया है कि एक तो जो एनर्जी है, ठीक है, तो वो अमीनो एसिड के डीएमिनेशन रिएक्शन के लिए लग रही है, ठीक है, यानी फिर से जो एनर्जी है, ठीक है, क्या हो रही है, जो भी अदर मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, तो उससे जो है हम बोल सकते हैं टिश्यूज से ऑक्सीडेशन वहां पे हो रहा है, राइट, और जो एनर्जी जो यूरिया जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट होगा, जो अदर कंपोनेंट होगा, राइट, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन का,
राइट, तो वो कंपोनेंट वहां पे निकलेगा, यानी बॉडी अगर निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले गई तो एनर्जी का सोर्स क्या होगा, जहाँ पे मसल मास है जो प्रोटीन से बना हुआ है, राइट, तो वो वहां पे डिक्रीज होगा, और फिर वहां से प्रोटीन अगर वहां पे एज ए एनर्जी सोर्स यूज करने लगा, ठीक है, तो जो भी अदर कंपोनेंट्स है, राइट, प्रोटीन के, तो वो वहां पे सिंथेसाइज होने लगेंगे, जैसे नाइट्रोजन होगा, राइट, यूरिया होगा, उसके बाद में अल्बुमिन होगा, राइट, तो इस तरह से जो है अदर कंपोनेंट जो है वो वहां पे निकलने, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है वो मेटाबॉल सिंथेसाइज होने लगेंगे, राइट। उसके बाद जो थर्मोजेनेसिस आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सेम ही है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो हमने बताया था, राइट, जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर रहता है उसमें जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी और जो हमने देखा था कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट, तो ये तीनों का मिला के टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जनरली होता है, सो थर्मोजेनेसिस की डेफिनेशन में बता देती हूँ एक बार, सो डायटरी थर्मोजेनेसिस आल्सो कॉल्ड एज द मील इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस या फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी आप कहते हो इसको, थर्मोजेनेसिस को किसी किसी इसमें बुक में आप अगर देखोगे, ठीक है, तो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड ही दिया हुआ है, राइट, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन इसको भी बोला जाता है थर्मोजेनेसिस को, तो थोड़ा कंफ्यूजन वहां पे हो सकता है कि इसको भी बोला है क्योंकि ऐसे बुक्स में है कहीं कहीं पे। So, dietary thermogenesis, also called the meal-induced thermogenesis, refers the heat produced in response to and following the consumption of meat. The ingestion of nutrients causes an obligatory increase in heat production by the body as a result of the metabolic cost of digestion, absorption, metabolism, and storage of nutrients. Okay. So, then आ जाते हैं basal metabolic rate, or what are the factors affecting the basal metabolic rate. Basal BMR estimation of BMR and factors affecting BMR, right? So हमने देखा कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी जो भी हम रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी, ठीक है, तो वो एनर्जी जो है उसका जो रेट होगा वो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कहलाएगा। सो अबाउट जो डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है उसमें से 40 to 70% जो एनर्जी लगेगी तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाया जाता है, राइट। वो बॉडी साइज, एज, सेक्स और बॉडी कंपोजिशन के साथ डिफर करेगा, राइट। बीएमआर के साथ एक आरएमआर भी होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, यानी रेस्टिंग पोजीशन में जो एनर्जी एक्सपेंड होती है, राइट, जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं या फिर रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, राइट, तो वहां पे जो एनर्जी एक्सपेंड होती है, ठीक है, उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, तो ध्यान में रखिए, आपके इसमें नहीं है। तो बेसल मेटाबॉलिक का रेट जो है 45 to 75% जो है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है, सो उतना होता है 40 to 75% ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। So what are the factors that affect the BMR? So basal metabolic rate we know is the largest component of the daily energy demand, right? So generally represents 45 to 70% of daily total energy expenditure. So it is highly variable, and causes of this variation include factors such as fat-free mass, fat mass, age, sex, hormonal status, growth, disease, infection, etc. right? So जो फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट कर सकता है तो वो है बॉडी साइज एंड कंपोजिशन, सो जो बेसल एंड रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर जनरली होती है
वो जो भी बॉडी साइज है वो उससे रिलेटेड होती है। तो और हम बोल सकते हैं कि जो साइज होता है फैट की मास का, ठीक है, जिसको हम एफएफएम कहते हैं, ठीक है, उससे भी कोरिलेटेड जनरली होती है। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि जो भी वेट होगा बॉडी का, ठीक है, सो अगर उसमें हम अगर देखें, ठीक है, तो फैट मास का अगर वेट जो है, ठीक है, तो वहां पे लेस होता है। ठीक है, और जो एफएफएम फैट फ्री मास जो है, ठीक है, तो उसका जो वेट होता है वो 70 to 80% होता है, राइट, फैट फ्री मास और फैट मास, राइट, जिस फैट मास में एडिपोज टिश्यूज वगैरह आएंगे, और फैट फ्री मास यानी जो भी ऑर्गन्स है, बोन्स है, राइट, उसका वेट सबसे ज्यादा होता है फैट मास से। ठीक, सो यानी हम कह सकते हैं कि जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होगा, राइट, उसमें भी फिर वेरिएशंस आते हैं। सो एफएफएम जो है फास्टिंग सॉरी फैट फ्री मास, राइट, सो इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी, राइट, जो लीन मास हम बोलते हैं ना, तो उसको ही फैट फ्री मास बोला जाता है। सो दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज इन आवर बॉडी, राइट। सो तो लीन बॉडी मास जो है, ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द वेरिएशन जो है बीएमआर में, ठीक है, जो पीपल में हम देखते हैं, ठीक है, तो वो वेरिएशंस जो है वो फैट फ्री मास में ही देखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं एथलीट्स का, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा मस्कुलर डेवलपमेंट दिखाई देती है। ठीक है, यानी उनका बीएमआर जो है, ठीक है, कितना रहेगा, यानी 5% जो है उससे हायर रहेगा। ठीक है, जो नॉन एथलेटिक इंडिविजुअल्स है, ठीक है, अगर एथलेटिक लेते हैं और नॉन एथलेटिक लेते हैं, तो एथलेटिक इंडिविजुअल्स का जो बीएमआर रेट है, ठीक है, वो नॉन एथलेटिक के कंपैरिजन में 5% से ज्यादा रहेगा, राइट। सो तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज जनरली हम करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे जो भी लीन बॉडी मास मेंटेन करने के लिए, हायर लीन बॉडी मास मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं एक्सरसाइज, राइट। हेंस हम देखते हैं कि जो भी हायर मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, तो वो जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे जितनी ज्यादा, ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी वहां पे बढ़ेगा। So, similarly, lower basal metabolic energy requirement of women is primarily related to their generally lower amount of lean muscle mass, यानी more fat mass। आप अगर देखोगे, ठीक है, अगर नॉर्मल हेल्दी वेट भी है, एक ही एज का, जो अगर मेल और फीमेल अगर लोग यहाँ, ठीक है, और वहाँ पे अगर देखोगे नॉर्मल बॉडी वेट है, तो वहां पे आप अगर देखोगे तो मेल और फीमेल में एक कंपैरिजन आपको हमेशा दिखेगा, जो है डिफरेंस आपको हमेशा दिखेगा कि जो मेल है उसमें उनमें फैट मसल कम रहते हैं, फैट फ्री मसल ज्यादा रहते हैं, और वुमेन में जनरली हिप्स, बटक्स या फिर थाइज के ऊपर जो है, ठीक है, फैट ज्यादा रहता है, राइट, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सो जो भी वुमन है, ठीक है, तो वो जनरली उनमें जो लीन बॉडी मास है, लीन मसल मास जो है, राइट, तो वो कम रहता है और फैट मास ज्यादा रहता है विद कंपैरिजन विद मेल, राइट। सो जो डिक्लाइन है बीएमआर जो रेट है उसमें, ठीक है, तो वो एज जैसे जैसे बढ़ते जाती है, राइट, तो उसके हिसाब से ही बीएमआर जो रेट है, ठीक है, तो वो भी वहां पे हम बोल सकते हैं कि कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, राइट। तो जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कि हाइट अगर बात करें, पीपल की अगर हाइट की बात करें, ठीक है, सो जनरली जितनी ज्यादा हाइट होगी, ठीक है, इंडिविजुअल की, उतनी ज्यादा जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होगा, राइट, जितना ज्यादा हाइट हाई, राइट, उतना मेटाबॉलिक रेट हाई होगा। सो तो सिमिलर साइज के अगर हम स्मॉलर साइज के अगर इंडिविजुअल देखें तो उनमें मेटाबॉलिक रेट कम होता है when compared with larger size people, right? So in fact individuals with greater surface area have higher metabolic rate. So if two people of different heights weigh the same,
The taller individual with a larger body surface area will have a higher metabolic rate. In adults with higher percentage of body fat composition, hindrances can also be. सो हम देख रहे थे कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, तो उसको हम एक जो मेन फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है, तो वो थे बॉडी साइज एंड कंपोजिशन। उसके बाद में एज की अगर बात करें, ठीक है, सो बीएमआर पर यूनिट वेट ऑल्सो वैरीज विथ एज। तो जो बीएमआर है, ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, बीएमआर रेट जो है वो हाई होते जाता है, ठीक है। सो यानी अगर बच्चों में देखे तो हायर होता है, ठीक है, और एल्डर अगर पर्सन देखे, ठीक है, तो उनमें फिर लो लो होते जाता है, यानी जब एज में डिक्लाइन आने लगता है कि नहीं, कम होने लगती है, यानी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है, राइट, तब जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम होने लगता है। और चिल्ड्रंस में जो एज बढ़ती हुई दिखाई जब देती है, यानी जो बच्चे जब ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं, तब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, राइट। सो द लॉस ऑफ एफएफएम with aging is associated with a decline in the metabolic rate amounting to about 1 to 2% decline per decade after early adulthood. The resting energy expenditure is highest during the periods of rapid growth, right? जब रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, राइट, तो वहां पे रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो हाई होता है, राइट। सो इसलिए आप देखोगे कि बच्चे अगर सो भी जाए तो खाना जो है वो अच्छे से पचा पाते हैं, राइट, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई होता है, राइट। So chiefly during the first and second year of life and reaches a leisure peak through the periods of puberty and adolescence in the sexes. So उसके बाद में थर्ड फैक्टर जो है वो जेंडर। सो जनरली हमको पता है कि सेक्स डिफरेंस की वजह से जो है मेटाबॉलिक रेट जो है, ठीक है, सो दे आर प्राइमरीली एट्रीब्यूटेबल, ठीक है, सो टू द डिफरेंस इन द बॉडी साइज एंड composition, right? So women who have generally more fat in proportion to muscle than men have a metabolic rates which are 5 to 10% lower than men of the same weight and height, right? So thus differences in basal metabolic rate between genders are due to the greater level of body fatness in women. Hormonal status, right? So thyroid status may be the most important factor and can make the differences of up to plus or minus 50% for hypothyroidism or hypothyroidism respectively. Hyperthyroidism increases the resting metabolic rate, whereas hypothyroidism decreases the resting metabolic rate, right? तो हार्मोनल थायराइड की अगर बात करें, हार्मोनल स्टेटस की अगर बात करें, राइट, सो जो थायराइड स्टेटस होगा, ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कहलाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस जो है, ठीक है, वो बनते हुए दिखाई देता है, क्योंकि जैसे हम देखें कि अगर हम केसेस भी देखें तो 50% हाइपोथायराइडिज्म और 50% हाइपरथायराइडिज्म के केसेस होते हैं। सो हाइपरथायराइडिज्म की अगर बात करें तो जैसे जैसे हाइपरथायराइडिज्म इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है, ठीक है, तो वो वहां पे हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज होते जाता है। सो जहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म की अगर कंडीशन है तो वहां पे हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में जनरली रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज होता है,
सो जो भी स्टिमुलेशन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जनरली हम देखते हैं कि जो भी स्ट्रेस होता है उसमें जो इमोशनल एक्साइटमेंट वगैरह होती है या फिर फियर या फिर एंजाइटी, इस तरह की सिचुएशन जब आती है, ठीक है, तो वो हमारा रिस्पॉन्स होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, राइट। तो ये जो हम बोल सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलेशन है, रिएक्ट करना है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो इपिनेफ्रिन जो है, ठीक है, वो वहां पे रिलीज होने लगता है, राइट। और इपिनेफ्रिन के कारण क्या होता है, जो ग्लाइकोजेनोलिसिस जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो जो है एक्टिवेट हो जाती है, यानी उसको प्रमोट करने के लिए एपिनेफ्रिन जो है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी वजह से क्या होगा, फिर जो एपिनेफ्रिन की वजह से अगर ग्लाइकोजेनोलिसिस अगर प्रोसेस बढ़ गई, ठीक है, तो सेलुलर एक्टिविटी जो है वो फिर इंक्रीज होंगी, राइट। और इसके साथ में जो मेटाबॉलिक रेट वो हायर हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से हम देखते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो वहां पे हायर हो जाता है। सो जब भी हम अडल्ट की अगर बात करें, ठीक है, अडल्ट में अगर प्री मेनोपॉजल वुमन है, ठीक है, तो उनका जनरल जो मेटाबॉलिक रेट है वो फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, तो उस माने उस टाइम पे जनरली जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो वहां पे फ्लक्चुएट होता है। सो अगर एवरेज की अगर बात करें, सो अगर हम 359 किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से अगर देखें, ठीक है, सो जनरली जो बीएमआर होगा, ठीक है, तो वो लो पॉइंट से लेके, ठीक है, 1 वीक बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है, यानी 14 डे में जो हम देखें, ठीक है, तो वहां पे पीक पे रहता है, राइट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग रहती है ना, यानी ऑनसेट रहता है मेंस्ट्रुएशन का, तो उसकी वजह से। Then environmental conditions. So extremes in environmental temperatures also affect the metabolic rate. Energy expenditure will be increased if extra heat production is needed to maintain body temperature in a cold climate. The extent to which the energy metabolism increases in extremely cold environment depends on the insulation available from body fat and protective clothing. So conversely, there is some evidence that the basal metabolic rate is reduced in the hot climates. For example, BMK is on an average 10% lower in Indians than in North Europeans. Further exercise undertaken in temperatures greater than 86 degree Fahrenheit also imposes an additional metabolic load of about 5% from increased sweat gland activity. सो एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, ठीक है, वो भी बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक को अफेक्ट करते हुए दिखाई देती है। सो हम देखते हैं कि जैसे हमारी बॉडी जो है हमारा हीट टेम्परेचर मेंटेन के लिए करने के लिए जनरली हीट प्रोड्यूस करती है, राइट। सो अगर कोल्ड क्लाइमेट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि उस जो कोल्ड क्लाइमेट है उस टेम्परेचर के साथ हमारी बॉडी भी मेंटेन होनी चाहिए, राइट। इसकी वजह से जो है हमारी बॉडी अपने आप ही एनवायरमेंट से जब कांटेक्ट में आएगी, कोल्ड एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएगी तो क्या करेगी, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करने लगेगी, राइट। सो तो ये हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा हीट वहां पे प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है, राइट। तो अगर बॉडी फैट या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, तो वो कोल्ड क्लाइमेट में हायर होता है, राइट, और हॉट क्लाइमेट में जो है वो कम होता है, राइट। सो तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो हाई होने लगता है, ठीक है, यानी उसकी वजह से एक एडिशनल मेटाबॉलिक लोड जो है वो हमारे बॉडी पे आता है, ठीक है, क्योंकि एक तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, तो इसलिए जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, ठीक है, तो वहां पे उसके जो है उसके ऊपर जो रेट जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी की वहां पे फिर जरूरत पड़ती है। उसके बाद में हाँ so besides climatic conditions, altitude too has been shown to affect metabolic rates. Lack of oxygen in tissue
of high altitude increases BMR, right? तो अगर हम देखें कि हाइपोक्सिया की अगर कंडीशन अगर होती है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने बोला हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन का लेवल टिश्यूज में कम होना, राइट? तो अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन यहाँ पे आती है, राइट, तो यहाँ पे BMR रेट भी इंक्रीज होते जाएगा, right? So generally hypoxia increases glucose utilization, which might affect the in metabolic rate. However, these are temporary effect which disappears acclimatization, right? Then pregnancy and lactation, ये भी एक one of the factor है which affects BMR. So these basically rates physiological stress also have an impact on the metabolic rate. Earlier REE, that is resting energy in expenditure, ठीक है? So वहां पे हमने देखा कि जो है REE is highest during the period of rapid growth, right? So chiefly during the first and second year of life. So in pregnancy too, which is the fetal growth period, the metabolic rate increases particularly later in pregnancy because of uterine, placental and fetal growth and the mother's increased cardiac workload. Fever, illness and infection and injury. An illness or fever caused by an illness influences the metabolic rate, right? जो fever है या illness की condition है, right? तो वो generally metabolic rate को influence करता है, right? जैसे जैसे fever जो है वो increase होता है, right? metabolic rate भी जो है, ठीक है, वो increase होते जाता है, राइट? सो अगर ईच डिग्री की 1 डिग्री की अगर बात करें तो 1 डिग्री के हिसाब से 7% जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ने लगता है, राइट? यानी हम कह सकते हैं कि जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो फीवर की कंडीशन में जनरली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो उससे ऊपर भी टेम्परेचर वहां पे हो सकता है. So during injury or infection, there is an increased BMR, and this increase is dependent on the severity of the injury. So जो भी infection है या फिर injury है उसके दौरान अगर हम बात करें BMR की, तो वहाँ पे भी increase होता है, ठीक है? BMR बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो increase होता है, ठीक है? So ये जो increase है, ठीक है, तो ये जनरली जो भी सीवियरिटी ऑफ इंजुरी है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है? जैसे जो भी BMR होगा, ठीक है, तो वो जनरली हम देखते हैं कि जो जैसे हम देखते हैं कि जैसे सेप्सिस वगैरह है या फिर मल्टीपल ट्रॉमास है, ठीक है, तो वहां पे 40% से ज्यादा जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हायर होता है, राइट? और जो भी जैसे लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स वगैरह है, राइट, या फिर बहुत छोटी सर्जरीज वगैरह होती है, ठीक है, तो वहां पे उसके बाद में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, तो वहां पे इंक्रीज होते हुए दिखाई देता है, ठीक है? सो जो BMR है, ठीक है, ये जनरली अगर स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसके परिणाम जो है वो डिफरेंटली हो सकते हैं, और एकदम से जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसमें ड्रास्टिक चेंज आने लगता है. देन लास्ट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट जो फैक्टर है न्यूट्रिशनल स्टेटस. सो जब भी हम देखते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन और स्टारवेशन की कंडीशन जो है, ये ऑल्सो 2 मेन फैक्टर्स है विच अफेक्ट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट. So prolonged undernutrition or starvation causes a reduction of about 10 to 20% in BMR. तो इसमें डिक्रीज हो जाता है. So in semi-starvation studies, data suggests that the subject BMR decreases by about 25% when expressed per kilogram of their free fat mass. So और metabolic active tissues जिसको कहते हैं. So reduction in BMR are partly mediated through weight loss itself, in which metabolically demanding tissue of the body, the FFM, that is the lean body tissue, are reduced in the size, and partly through reduction in the metabolic activity of these tissues, right? And जो other factors है, right? जैसे जो भी जैसे स्मोकिंग वगैरह है, राइट, सो वो भी
एक हम बोल सकते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो है इंक्रीज करने में या फिर इन्फ्लुएंस करने में हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। जनरली जैसे जैसे सेसेशन जो है स्मोकिंग के, ठीक है, वो लोअर होते जाते हैं, बीएमआर भी लोअर होते जाता है, ठीक। सो बीएमआर हम देखते हैं कि स्लीप की अगर कंडीशन है, स्लीपिंग मोड में है, राइट, तो वहां पे 5% से भी कम जो है बेसल कंडीशन जो है वो होती है, राइट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है फैक्टर्स की, ठीक है, वो जनरली बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। इसकी वजह से जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेंगी, ठीक है, तो वो डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट रहेगी। उसके बाद में बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके। और हाँ, उसके बाद में जो मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एंड देयर रिक्वायरमेंट तो आपको पता है, जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस में एनर्जी रिक्वायरमेंट दी हुई है, ठीक है। तो अभी जो एस्टिमेशन है एनर्जी एक्सपेंडिचर का, ठीक है, तो कुछ मेथड्स यूज जनरली होती है, ये जैसे डायरेक्ट कैलोरीमेट्री है, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री है, फैक्टोरियल एस्टिमेशन है, और डबली लेबल्ड वाटर, DLW जिसको कहा जाता है, तो वो टेक्निक वहां पे यूज की जाती है, और हार्ट रेट मॉनिटरिंग, HRM जो बोला जाता है वो, ठीक। सो अगर डायरेक्ट कैलोरीमेट्री की अगर बात करें, राइट, सो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री के थ्रू जो है हीट जो इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है, तो वो और जो एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, उसका रेट जो है या फिर जो स्टेट है उसका, उसमें अगर चेंज हम देखें, ठीक है, और जो फॉर्मेशन है सॉल्यूशन का, ठीक है, तो वो जनरली डायरेक्ट कैलोरीमेट्री की जाती, कहा जाता है उसको। सो बेसिकली कैलोरीमेट्री इज द मेथड which monitors the amount of heat produced by a subject placed inside a structure large enough to permit inordinate amount of activity. So these structures are referred to as a whole room calorimeters. whole room, एक रूम पे जो है वो बैठाया जाता है पर्सन को, और जो हीट वहां से जनरेट हो रही है उसको मेजर किया जाता है, पर्सन की बॉडी में से जो हीट वहां पे निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो इस डायरेक्ट कैलोरीमेट्री के थ्रू जो है मेजर किया जाता है। So these structures are referred to as a whole room structures, calorimeter, sorry. So this method provides a measure of energy expended in the form of heat, but provides no information on the kind of fuel being oxidized. Further, this method is limited by the high cost and by the confined nature of the testing condition. Right? So that is physical activity within the chamber is limited, right? And therefore not representative of free living environment. So other method है जो जनरली रेस्पिरेटरी चेम्बर का यूज करते हुए यूज की जाती है, राइट। तो इसको डायरेक्ट कैलोरीमीटर भी कहा जाता है। सो जो भी रिलायबल डाटा है, ठीक है, वो ऑब्टेन करने के लिए ये टेक्निक जो है इन्वॉल्व होती है। उसके बाद में इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, राइट। सो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री की अगर बात करें, ठीक है, दीज आर दी मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ एनर्जी, राइट, जो आपके सिलेबस में है। सो दिस मेथड estimates energy expenditure by determining the oxygen consumption and carbon dioxide production of the body or a cell over a given period of time.
So data so obtained from this method permits calculation of the respiratory quotient, that is RQ, which is expressed as RQ equals to moles CO expired moles C2 consumed, right? So the RQ indicates the source of metabolic energy. It ranges from 1.0 that is carbohydrate oxidation to 0.7 that is fat oxidation. On a mixed diet, the RQ is about 0.85. Right? Then double layered water DLW technique. सो डबल लेयर्ड जो है वो करंटली बहुत एक्यूरेट टेक्निक जो है करके वो वहां पे यूज करते हैं। सो जो भी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है, वो मेजर करने के लिए जनरली DLW, ठीक है, ये टेक्निक यूज की जाती है। सो ये जो मेथड है DLW, राइट, तो ये जो मेथड है यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। सो जो डबल लेवल वाटर है DLW टेक्निक जो है, राइट, सो ये जनरली करंटली कंसिडर्ड की जा रही है, ठीक है, क्योंकि इसको एक मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक जो है यानी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है उसको मेजर करने का माना जाता है, राइट। सो जो भी फ्री लिविंग इंडिविजुअल है उसमें की टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होगी, ठीक है, तो वो डबल लेवल्ड वाटर टेक्निक के साथ जो है मेजर की जाती है। तो ये जो मेथड है, ठीक है, तो जो भी टोटल एवरेज एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, हमारी फ्री लिविंग इंडिविजुअल जो है, ठीक है, उसका, ठीक, तो वो जनरली मेजर किया जाता है, ठीक, कुछ दिनों तक जो है वो मेजरमेंट वहां पे लिया जाता है। सो ये जो हम बोल सकते हैं कि यानी जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उनका जो एवरेज एनर्जी एक्सपेंडिचर
तो वो जनरली किसके ऊपर O18 है, ठीक है। सो ये जो आइसोटोप्स रहेंगे, ठीक है, तो वो जितने जैसे स्टेबल होते जाएंगे तो वो हम बोल सकते हैं कि वो ये जो टेक्निक है उसमें आइसोटोप जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन वो मेंटेन करना होता है, राइट। सो ये जो यूज है डबली लेबल्ड वाटर DLW जो वो हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये डबली वाटर टेक्निक जो है, ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्शन जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए और उसके साथ में, ठीक है, और कुछ दिनों तक जो है वो रखा जाता है, ठीक है, और उसके थ्रू जो है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो भी डिटेक्ट होती है। सो जो हम बोल सकते हैं कि डबल लेवल वाटर जो है DLW जो टेक्निक है, राइट। सो यहाँ पे हम अगर देखें, ठीक है, सो जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इस एथड के थ्रू सॉरी इस मेथड के थ्रू जब जो यूज हो रही है तो उसमें हम देखते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक जो है वो इंक्लूड होता है वहाँ पे, राइट। जो भी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेस है फूड्स के तरफ वो वहाँ पे मेजर होते हैं। थर्मो रेगुलेटरी नीड्स जो है, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पे देखी जाती है, नहीं। उसके साथ में फिजिकल एक्टिविटी कॉस्ट जो है वो कितनी लग रही है, ठीक है, और जो एनर्जी कॉस्ट है सिंथेसाइज करने के लिए ग्रोइंग टिश्यूज के वो कितनी आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इस तरह से कैलकुलेट की जाती है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, राइट। सो जो भी हम बोल सकते हैं कि एनर्जी डिपॉजिट जो हो रही है, ठीक है, प्रोटीन के फॉर्म में फैट के फॉर्म में, राइट, तो ये जनरली डबल लेवल वाटर टेक्निक जो है उसका यूज करते हुए जो है वो निकाली जाती है, ठीक है, और जो भी एनर्जी जो डिपॉजिट हो रही है उसका मेजरमेंट वहाँ पे लिया जाता है। और जनरली टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर में से कुछ स्पेसिफाइड जो जैसे प्रोटीन कंटेंट है, हम जो फूड लेते हैं तो वो डिवाइड होता है, राइट, और फिर आगे जाके उसका फिर से डिवीजन होता है, राइट। सो तो ये जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर जो यहाँ पे DLW टेक्निक यूज की है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो प्रोटीन, ठीक है, और फैट के कॉम्बिनेशन में वहाँ पे डिपॉजिट की जाती है, जो भी ग्रोविंग टिश्यूज है या फिर जो भी ऑर्गन्स है वहाँ पे, राइट। सो इस तरह से जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने दो टेक्निक देखी, उसके बाद बाकी की टेक्निक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पे, फ्लक्चुएट हो रहा है काफी। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल।